हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो से हम क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को स्टार्ट कर रहे हैं और इसके जो प्रश्नावली 3.1 है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है। ठीक है, इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दो बच्चों, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। तो चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक एक वर्ड को डिकोड करेंगे और समझेंगे इसका मतलब क्या है। दो का मतलब समझ पा रहे हैं, दो। चार का मतलब क्या होता है, एक्स वाई। ठीक है, ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं। रैखिक का मतलब होता है जो चर है ना उनकी घात कितनी होगी, एक होगी। समीकरण का मतलब तो जानते हैं, बराबर जीरो कर देते हैं। और युग्म का मतलब क्या है, जोड़ा। ठीक है, उदाहरण दे दूं मैं आपको, उदाहरण देता हूँ। ये उदाहरण में दे देता हूँ, जैसे ये मैंने लिख दिया x प्लस के 2y बराबर 7 या माइनस के 3x। अब ठीक है, प्लस के 7y बराबर 2। ये दो समीकरण मैंने लिख दिया, समीकरण 1 समीकरण 2। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब जोड़ा। दो चर, यहाँ x और y, यहाँ पे दो चर हैं। ठीक है, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है, अगर पहले वाले को दिखाएं, ये होता है a1x प्लस b1y ये प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको अब प्लस को ना उठा के इधर भी ला के लिख सकते हैं। जैसे अगर मुझे तुलना करनी हो इस समीकरण की, भैया a1 क्या होगा, जब x का गुणज कुछ नहीं होता तो वहाँ एक होता है। ठीक है, b1 क्या होगा भैया, y का गुणज। और ये मैंने बोला हमेशा उठाकर इस तरफ लाना है, तो ये प्लस का साथ इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के साथ। तो c1 क्या हो जाएगा, माइनस के साथ। प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, अचर पद होता है आपका c। अब इधर आ जाइए, a2 क्या होगा, x का गुणज कितना है 3, b2 कितना होगा, y का गुणज माइनस के साथ, और c2 कितना होगा, प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब इस बेस से ना एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम तो मेन होता है, अर्धवार्षिक, वार्षिक, प्री बोर्ड, है ना, जो भी होगा, ग्राफ खींचने के लिए क्वेश्चन जरूर आता है 100%। ऐसा ग्राफ खींचने के लिए। ठीक है, तो प्रश्नावली 3.1 के पहले प्रश्न में आ जाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से हम ग्राफ खींचना भी सीखेंगे। आपने कक्षा 9 में तो सीखा ही होगा, बट अभी दोबारा सीखेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, बीजगणित मतलब समीकरण और ग्राफी मतलब ग्राफ खींचना है। हल में सिर्फ इतना ही बोला गया है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना ज़रूरी है। प्रश्नावली 3.1 कक्षा 10 गणित। तो हम मान लेंगे, माना आफताब की वर्तमान आयु, हमने माना कि जो आफताब की वर्तमान आयु है ना वो x वर्ष है। ठीक है, तथा जो उसकी पुत्री है, तथा पुत्री की आयु, पुत्री की वर्तमान आयु वो y वर्ष है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर आ जाएंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त के अनुसार इसमें आ जाओ। प्रथम शर्त में ये बोला गया 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले, 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, आफताब की आयु
देखो बच्चों, पूर्व में घटाते हैं। अभी तुम्हारी आयु 10 साल है, 2 साल पहले कितनी थी? 8, तुमने 2 घटा दिया है ना। तो जब भी पूर्व मतलब पहले की बात होगी तो घटाना पड़ेगा। इतनी वर्ष होगी 7 वर्ष पहले, और इसी तरीके से 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, आप पूरा लिखना, ठीक है। वो क्या होगा? y माइनस 7 वर्ष प्रश्नानुसार। तो अब बाप क्या बोलता है कि ये जो बाप है और ये उसकी बेटी है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। बाप बोलता है कि 7 साल पहले ना मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था। मतलब अब देखो बच्चों, एक के पास 1 रुपया, दूसरे के पास 7 रुपये है। अगर मुझे बराबर करना है तो जो ये एक 7 गुना छोटा है तो छोटे वाले में गुणा होती है, तो 7 बराबर 7 हो जाएगा ना। तो ये बेटी है छोटी है, बाप कितना गुना है? 7 गुना बड़ा है, तो 7 से गुणा हो जाएगा और बीच में फिर बराबर लग जाएगा। समझ गए बात? अब आपको क्या करना है? हल कर देना है। 7 वही 7 49, ठीक है। अंकों को एक तरफ लिखो, शब्दों को एक तरफ। 7 प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस के साथ इधर के प्लस का, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर x माइनस 7y बराबर माइनस के 42 बचेगा, ठीक है। ये हमें पहला समीकरण हमें मिल गया। अभी 2 समीकरण मिला है, पहला बीजगणितीय समीकरण मिला, दूसरा भी निकालना है, फिर उसको ग्राफ में भी खींचना है, ठीक है। फिर आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। कहीं पे भी डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। चैनल पर नए हैं बच्चों, प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, है ना, जैसे आपने मेरे मेन चैनल पे दिखाएं। अब फिर क्या बोल रहा है? अब से 3 वर्ष बाद में जोड़ता है, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अच्छा जी, तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, अभी x है तो 3 वर्ष बाद 3 जोड़ जाएगा, ठीक। फिर 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, वो क्या होगी? y प्लस 3। इसलिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? ये बाप है, ये बेटी है। बाप कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना, तो छोटे वाले में 3 से गुणा कर देंगे और बीच में बराबर लग जाएगा। क्या हो जाएगा फिर? यहाँ से 3 से अंदर गुणा करोगे, 3y, 3 3 9, तो प्लस का 3y इधर आगे माइनस का, प्लस का 3 इधर आगे माइनस का 3। 9 में से 3 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 6। ये दूसरा समीकरण आ गया। तो ये बीजगणितीय रूप मिल गया हमें। हमसे बोला था बीजगणितीय निकालो, निकाल दिया। अब दूसरा काम क्या करने के लिए बोले? समीकरण तो निकल गया, अब आपको ग्राफ भी खींचना है। अब क्या करना है ग्राफ के लिए? वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो। और बच्चों, गणित अगर आपको सच में सीखना है तो अगर आप देख भी रहे हो तो गणित प्रैक्टिस रिवीजन करने से ज़्यादा आता है। क्लास में जितना आप सीख रहे हो रिवीजन भी उतना ही करो, तभी आप मेरे से भी अच्छे गणित के टीचर बन सकते हो, स्टूडेंट बन सकते हो, टॉपर बन सकते हो, ठीक है। तो देखो, x की घात 1 है, y की घात 1 है, तो इसका जो समीकरण बनेगा ना वो एक सीधी रेखा ही बनेगी ग्राफीय रूप में। और एक सीधी रेखा खींचने के लिए वो कम से कम कितने बिंदु चाहिए? 2, क्योंकि 2 बिंदु को मिलाओगे तब तुम्हें एक क्या मिलेगा? रेखा मिलेगी, ठीक है। तो पहले समीकरण 1 में आ जाते हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। बाकी सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, देख सकते हैं आप लिंक्स में, है ना, डिस्क्रिप्शन में जाके। ये पहला समीकरण है, ठीक है। x माइनस के 7y बराबर माइनस के 42, ये चीज़ है। अब बच्चों, मैंने आपको क्या बोला? अगर जो बिंदु हमें बनानी, बिंदु में पहले x निर्देशांक होता है, फिर y निर्देशांक होता है। ये नोट कर लो कि जब भी आप बिंदु बनाओगे x और y के मान किस में होने चाहिए? पूर्णांक में होने चाहिए। पूर्णांक समझते हैं ना, z से दर्शाते हैं, और इसका मान 0 1 2 3 ये सब हो सकता है, फिर -1 -2 ऐसे -3 ऐसे हो सकते हैं। ये होते हैं पूर्णांक। वैसे x और y का मान तुम कुछ भी मान सकते हो, कक्षा 9 में सीखा है। लेकिन
वो मान मानो जिससे हल हल करके एक्स और वाई आपको पूर्णांक मिले, क्योंकि ग्राफ के क्वेश्चन आगे मिलेंगे आपको जिसमें हल करना होगा कटान बिंदु। अगर पॉइंट में या बट्टे में आएगा तो पूरा पूरा एग्जैक्टली आंसर नहीं आ पाता, यही एकमात्र कारण है। तो हम क्या करेंगे, 7×42, तो मैं क्या करूँगा, एक्स और वाई का मान कुछ भी मान सकता हूँ वैसे, तो मैं एक्स का मान 0 मान लूँगा या वाई का मान 0 मान लूँ, ना ना ना, एक्स का मान 0 मान दो, माना एक्स बराबर 0, कुछ भी मान सकता हूँ वैसे, लेकिन ठीक है। तो x का मान जैसे 0 मानूंगा, यहाँ पर x की जगह पर मैंने 0 रख दिया, और ये -42, माइनस के साथ वही माइनस के पहले, दोनों तरफ माइनस माइनस कैंसिल, ये 7 गुणे में इधर के पट्टे में हो गया, 7×42, तो y का मान क्या आ गया, 6। ठीक है, y का मान क्या आ गया बच्चों, 6 आ गया। तो बिंदु क्या हो जाएगी, पहले आपने x 0 माना था और आपको y 6 मिला। अब ये बिंदु इस समीकरण में दोबारा नहीं आना चाहिए, दो अलग अलग बिंदु होने चाहिए, यानी आप y का मान 6 और x का मान 0 इस समीकरण में दोबारा नहीं मान सकते। ठीक, अच्छा जी भैया ये तो हो गया, आपने सही करवा दिया। अब आगे क्या करें, थोड़ा दिमाग लगाओ। अब x का तुम दोबारा से भी मान मान सकते हो, तो 7×42, ठीक है, 7×42 था। और क्या कर सकते हैं भैया, x का मान मान लो कुछ और, नेगेटिव में भी मान सकते हो, 7×3=21 होता है। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, अगर मैं 7×5 = 35 होता है ना, तो x का मान 7×42 और 7×49, x का मान में मैं 7 मान लेता हूँ, माना x बराबर प्लस के 7 में मान लेता हूँ। ये जो कैलकुलेशन अब मैं कर रहा हूँ ना, ये प्रैक्टिस के साथ आता है। ठीक है, कि क्या करो कि पूरा पूरा कट जाए, क्या मानो कि पूरा पूरा कट जाए, ये सब जितना क्वेश्चंस करोगे दिमाग उतना खुलेगा, एकदम से नहीं आता। पहले कॉन्सेप्ट समझो, यही बड़ी बात है, और फिर जैसे जैसे क्वेश्चन लगाते जाओगे आप ऑलरेडी एक्सपर्ट बनते जाओगे। मैंने एक्स की जगह पे 7 रखा, तो 7 माइनस के 7 वही माइनस के 42, प्लस के 7 इधर के क्या हो जाएगा, -7, मैंने जानबूझ के प्लस कर रखा, तो ये 42 और 7 क्या हो जाएगा, 49, माइनस से माइनस दोनों तरफ कैंसिल, 7×7=49, तो y का मान क्या आ गया, 7। ठीक है, तो दूसरा जो बिंदु है, x का मान 7 मिला, y का मान भी 7 मिला, अलग अलग है ना। तो पहले वाले समीकरण से हमने 2 बिंदु निकाल दिए। अब हमें ऐसे दूसरे वाले समीकरण से भी 2 बिंदु निकालने हैं, उसके बाद ही ग्राफ खींचेगा। ठीक है, अब आ जाओ समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 से, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। इसमें क्या है ना बच्चों, अब देखो ये एकदम बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आपके स्कूल पे टीचर बनाएंगे भी, ऐसे डब्बा बना देंगे, तो मैं भी थोड़ा एक डब्बा बनाने की प्रैक्टिस करवा देता हूँ आप लोगों को। डब्बा तब बनाया जाता है, ऐसे भी कर सकते हो माना माना कर करके, डब्बा तब वो बच्चे बनाते हैं जिनकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होती है, और मैं कहूँगा आप ऐसे ही करो, ऐसे ही करो, ठीक है। लेकिन अगर समीकरण बहुत ही ज़्यादा आसान तो डब्बा बना दो। तो यहाँ पर पी क्यों, यहाँ आर बिंदु है, यहाँ एच बिंदु। देखो, अगर आप एक्स का मान 0 मानोगे तो वो पद छुपा जाता है पूरा। एक्स मतलब 0 मतलब वो पद गायब हो जाएगा ना, 0 मतलब कुछ नहीं, तो -3 में बचेगा, 3 दूनी 6, तो क्या बचेगा, वाई का मान -2। देखो फट से आ गया, क्योंकि ये बहुत आसान समीकरण है। अगर मैं वाई का मान 0 मान लूँ, वाई का मान मैंने 0 माना, तो वाई छुप गया, किसी संख्या में से 0 घटाने पे वही संख्या बचती है, तो एक्स का मान क्या आ गया, 6। देखो फट से आ गया। अगर बहुत ज़्यादा आसान समीकरण हो ना, तो उस स्थिति में डब्बा बना लो जैसे मैंने बनाया। ठीक है, हमें 2 बिंदु मिल चुके हैं, तो एक एक करके हम ग्राफ खींचेंगे अभी। अब देखो ग्राफ मैंने ले लिया आपके सामने, ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है। तो ग्राफ जो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ वो किससे बनाने जा रहा हूँ, पेंसिल। आपको एग्जाम में पेंसिल से बनाना है, लेकिन मैं पेन से बना रहा हूँ ताकि आपको डार्क दिखे। ठीक है, और ग्राफ की कॉपी खरीद लो, 10 रुपये की एक आती है, और ग्राफ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन बड़े नंबर में ग्राफ का हर साल आता है। इधर एक्स होता है, एक्स अक्ष, इधर एक्स डैश, एक्स का मान नेगेटिव होता है, ये केंद्र होता है 0,0,
नीचे y का मान नेगेटिव में होता है, ऊपर y का मान पॉजिटिव में होता है, आप जानते ही हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 होता है, ऊपर y का मान प्लस में। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? ओके, पहले वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। x पे 0 जाना है, ये 0 है, और y पे प्लस के 6 ये ऊपर, ये P बिंदु आ गया। अगला x पे 7 जाना है, ये 7 गए, रुको, y पे भी आपको 7 जाना है, तो यहाँ रुके, y पे भी 7 गए, तो y पे ये बिंदु आ गया 7। ये बिंदु का नाम क्या है? Q। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमें क्या खींचनी है? रेखा। ठीक है, खींच दी हमने, और समीकरण का नाम लिख देना है। पहले वाले समीकरण का नाम क्या था? x - 7 y - के 42। ये पहला समीकरण था, लिख दिया। अब आ जाओ दूसरे समीकरण के बिंदुओं में। पहला बिंदु था x0 y पे -2, ये x0 y पे -2, ये बिंदु है हमारा R। अगला बिंदु है x पे 6 जाना है, y पे 0, x पे 6 गए, y पे 0, मतलब y पे जाना ही नहीं है, ये H बिंदु है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींच दो। खींच दी हमने, और यहाँ पर समीकरण लिख दो दूसरा वाले का। दूसरा वाला समीकरण क्या था हमारे पास? अरे भाई साहब किधर हो? x - के 3y, दूसरा समीकरण बराबर 6। तो ये आपको आपका आंसर मिल गया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को एक बार दोबारा देखो। ठीक है, दोबारा देखने के बाद प्रैक्टिस करके खुद से एक बार ज़रूर बनाओ, तभी आप पूरा सीख पाओगे।